चैट रिकॉर्डिंग। अच्छा मैडम, ये नॉर्मली डालनी है सेकंड पिन की। ठीक है, हाँ चलो सानिया आप बताओ। वैसे आप लोग खुद भी बहुत जबरदस्त रोल प्लेयर्स बनते हो, मैंने नोट किया। जो बनता है ना वो बड़ा सही बनता है। अच्छा चलो सानिया, आप सिनेरियो बताओ जो आप लेके आए मैडम, Gravida 2 para 1 हम्म at 32 weeks of gestation हम्म जल्दी से presented बोल दो। with presented OPD with a shortness of breath and with increased BP having multiple gestation। ठीक है, आगे। मैम बस। ठीक है, एंड हाउ विल यू डू मैनेजमेंट और वो सारा, फिर पूरी स्टेटमेंट बोलते हैं ना। जी जी। ठीक है, चलो स्टार्ट करो, मैं खुद ही रोल प्लेयर बन जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सानिया, मैं पिछले 5 साल से गायनी की शुबे से मुंसलिक हूँ। मुझे आपका तरीनामा मिला है जिसमें बताया गया कि आपका दूसरा बच्चा है और ये आपका 32 हफ्ते का हमल है और आपको सांस चलने में जो है सांस आपको चढ़ के आ रहा है और आपका बीपी भी ज्यादा है। क्या मालूमात दुरुस्त है? हाँ जी। अच्छा मैम, मोहतरमा आपसे मजीद मालूमात जानना चाहूंगी। मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सकीना। सकीना, आपकी उम्र कितनी है? 26 साल। सकीना, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 5 साल। सकीना, आपकी एक कजन मैरिज है या नॉन कजन मैरिज है? कजन मैरिज है। आप पढ़ी लिखी हैं, घर पे होती हैं? मैं 5वीं जमात तक पढ़ी हूँ। माहवारी की तारीख, माहवारी तो आपकी 32 हफ्ते की है ना? हाँ, अच्छा सकीना, मुझे बताएं कि ये जो दूसरा आपका, ये पहला जो आपका बच्चा था, ये नॉर्मल से हुआ था क्या ऑपरेशन से हुआ था? वो नॉर्मल। छोटे बच्चे की उम्र क्या है? 3 साल। 3 साल। अच्छा सकीना, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो हमल आपका ठहरा है, ये खुद ब खुद हुआ था या ये इलाज से ठहरा था या इसके लिए आपने कोई गोलियां ली थी? खुद ही हुआ था। खुद ही हुआ था। आपने फॉलिक एसिड की दवाई इस्तेमाल की थी पहले 3 हफ्तों में? हाँ जी, बस कभी कभी कर लेती थी, कभी मिस भी हो जाती थी। पहले 3 हफ्तों में कोई आपने अल्ट्रासाउंड किया जिसमें आपको बताया हुआ कि बच्चे एक है कि दो है? बच्चे मुझे 2 ही बताए थे, शुरू में एक हुआ था पहले 3 महीनों में। 2 बच्चे आपको बताए थे, ठीक है। उसमें इस दौरान आपको कोई नीचे से गंदा पानी पड़ता हो या आपको कभी खून पड़ा हो? नहीं। ठीक है। जिस्मानी बनावटी नुक्स वाला अल्ट्रासाउंड आपका हुआ है, उसमें बच्चे की साख्त और अवल की साख्त या पानी का कुछ बताया था आपको? नहीं, उसके बाद मैं कभी गई नहीं डॉक्टर के, मैं बस जा नहीं सकी थी। ठीक है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास नहीं गई हैं। अच्छा, इस दौरान आपने बिल्कुल कोई चेक नहीं कराया, ना आप अपने ब्लड प्रेशर चेक कराया है, ना आपने कोई ब्लड टेस्ट कराए हैं? नहीं, अब से कोई महीना पहले गई थी डॉक्टर के, तब उन्होंने कहा था ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो एक दवाई शुरू की थी। जी और क्या दवा? तब कोई एक अल्ट्रासाउंड हुआ था, उन्हें उसमें उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। जी, बीपी जो उनका, आपका जो बीपी ज्यादा था उसमें आप क्या दवाई उन्होंने दी थी? कोई पीली रंग की दवाई दी थी आपको या छोटी सी हाँ जी, दवाई दी पीले थी? रंग की दवाई थी, सुबह दोपहर शाम कहा था ले। वो कितनी मिलीग्राम की दवाई थी? 250 थी, नहीं 500 पता। थी? नहीं पता आपको? जो अल्ट्रासाउंड आपका हुआ तो उसमें आपको क्या बताया गया था? महीना पहले जो हुआ था उसमें उन्होंने कहा था बच्चे तो 2 ही है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि क्या है, कुछ बता अ, नहीं सके थे डॉक्टर। मतलब समझने के मतलब क्या था? कोई मसला था बच्चे में? पता नहीं, कभी कहते थे एक बच्चा ठीक है, कभी कहते थे दोनों नहीं ठीक, कुछ ऐसे कहते थे। अच्छा। अच्छा मुझे बताएं कि इसके साथ आपका पेट जो है वो अपने मुकर्रर रफ्तार से बढ़ा है? मतलब आपको ये तो नहीं महसूस होता कि पेट जो है वो छोटा है या सही तरीके से बच्चे की नहीं, ग्रोथ वो नहीं तो हो रही है? काफी ज्यादा है, मुझे तो बड़ी तकलीफ है, मेरे से तो संभाला नहीं जाता, बहुत ज्यादा जी। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस दौरान आपने पेशाब के टेस्ट फिर किए हैं और साथ में ब्लड प्रेशर के खून वाले टेस्ट किए हैं आपने? उस वक्त कराए थे महीना पहले, फिर कुछ घर में मसाइल थे, मैं जा नहीं सकी, तो उस वक्त तो ठीक थे। ठीक है। आपको बच्चे की हरकत सही महसूस हो टेस्ट रही है ठीक थे दोनों की? मेरे। जी जी, टेस्ट आपके ठीक थे ब्लड हरकत प्रेशर वाले? पता नहीं लगता कभी, अब ठीक एक तरफ तो ज्यादा होती है, पहले पहले दोनों तरफ ज्यादा होती थी, अब एक तरफ जरा ज्यादा होती है, एक तरफ कभी लगता है कभी नहीं लगता, समझ नहीं आता क्या है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो है आप हमारे पास आई हैं तो अभी आपका ब्लड प्रेशर किसी ने चेक किया है? कितना आपको बीपी बताया है? ब्लड प्रेशर तो बाद चेक हुआ है, पर मुझे नहीं कुछ भी बताया उन्होंने, बस आपके पास भेज दिया। जो सांस चलने में आपको जो तकलीफ होती है, ये मुझे बताएं कि कितनी तकलीफ होती है? मतलब आप रोजमर्रा के काम इसके साथ कर सकती हैं? नहीं, मेरे से तो चला भी नहीं जाता, इतनी ज्यादा, ऊपर से वजन इतना बढ़ गया है और जी भी सर में दर्द रहती है और समझ नहीं आता, कोई काम नहीं होता जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जो पहला आपका बच्चा हुआ था वो अस्पताल में हुआ था या घर में हुआ था? इस दौरान झिझकी के दौरान कोई खून अस्पताल में चूक हुआ पड़ा? था। अस्पताल करीबी में हुआ था। क्लिनिक में लेके गए थे मुझे, वही हो ठीक गया है। था। उसका वजन कितना था बच्चे का? पता नहीं, ठीक था, नॉर्मल ही कहते थे। अच्छा नॉर्मल कहते थे, ठीक है। आपको इसके अलावा आपको कोई शुगर की या टीबी या दमा का मर्ज तो नहीं है?
नहीं ठीक है, कोई और ऐसी बड़ा आपका ऑपरेशन हो चुका हो, जैसे कोई पित्त का ऑपरेशन हुआ हो, या आपका नहीं। अपेंडिक्स का? अच्छा, आपके खानदान में जुड़वा बच्चे या जनियाती निकाय वाले बच्चे तो किसी के नहीं पैदा हुए हैं आपके खानदान में? जुड़वा बच्चे हैं एक मेरे मियाँ की तरफ से, उनके किसी कजन के वो थे, तो बाकी है मसाइल वाले बच्चे एक दो, मसाइल वाले किस मसाइल के बच्चे, मतलब कौन बनावट से के। पता बनावटी नहीं की जी, मुझे तो वो मसले नहीं ना पता, लेकिन कुछ है अच्छा, गड़बड़, अच्छा, मेरी साइड पे भी एक है और मेरे मियाँ की साइड पे भी है। ठीक है। गुजर बसर आपका ठीक हो जाता है? हाँ जी, डाइट आपकी कैसी है? आप सारा हो दूध जाता। और गोश्त का इस्तेमाल कर सकती हैं? मतलब कर लेती हैं आसानी से हफ्ते में फलों नहीं का, ना जी, गोश्त? मेरे से नहीं ना, मैं दूध पी सकती हूँ, और आपको पता है पैसा महंगाई इतनी है खुराक में, तो मियाँ जाहिर क्या सी काम बात करते हैं है। आपके? मजदूरी। मजदूरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है? वो क्या होता है जी? जैसे आपको डस्ट एलर्जी हो, या किसी मेडिसिन को खा के आपको जो है ना सांस लेने में दिक्कत हमल के होती हो, या बाद ही रैश हो सारे जाती हो? मसाइल हुए हैं, उससे पहले तो कभी कोई नहीं मुझे कुछ हुआ था, इस अच्छा, हमल में ही हो गया सब कुछ। अच्छा, आपको इस हमल के दौरान कभी भी कोई काले टीके तो नहीं लगे? कभी आपको खून तो नहीं लगा? मैं गई नहीं हॉस्पिटल कभी, तो मुझे कहाँ अच्छा, आप से। नहीं गई। अच्छा, आप जो है वो जो ओरल आयरन की गोलियाँ थी, वो आप सही इस्तेमाल कर रही थी या नहीं? जो ओरल आयरन की गोलियाँ होती है ना? मुझे मैं तो बस शुरू के 3 महीने में गई थी, तब एक पीले फॉलिक एसिड टाइप उन्होंने लिख के दी थी, वो मैं कभी लेती थी कभी नहीं, फिर मैं अब से महीना पहले गई हूँ, तो वो दवाई तो जो उन्होंने लिखी तो वो बस अभी कुछ कभी ली है, फिर ला के ही नहीं दी किसी ने मुझे। अच्छा, चलो ठीक है। Madam, I have done with my history. Now we'll proceed to general physical examination. I wanted to know about the BMI, BP, pulse, temperature, as well बीपी as 140 fetal 100 है पेशेंट का। 140 by 100 है बीपी। और मैडम बीएमआई बीएमआई उसका 26। 26 है। मैडम पल्स एंड टेम्परेचर? वो ठीक है सारा कुछ। ठीक है मैडम। और मैडम एनी पीरियड एडीमा है एंड बिल्कुल। सीक्रेट? जी, है पेडिमा है। सिग्निफिकेंट है, ठीक है मैडम। एनी मैडम पेलार एंड जॉन्डस एंड साइनोसिस एंड पैलर कॉलिन? भी है, जी, जॉन्डिस नहीं है, साइनोसिस भी नहीं है। जी मैडम। ओके मैडम, आई वांटेड टू proceed to abdominal assess any positive finding in CVS and CNS and breast examination? नहीं, ठीक है सारा। Mm, okay, abdominal examination. I wanted to know about the fundal height of one twin and fundal height of another twin, as well as its lie longitudinal of the first twin, particularly as well as the fetal heart sound and any anomaly and like it. किसमें या आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो या एग्जामिनेशन कर रहे हो? Sorry, fundal height पे मैडम मैं I wanted to confirm lie, fundal height, हाँ, lie, fetal heart sound, and मैडम लाइकर जो है वो कैसा है सब्जेक्टिवली? ठीक है। ठीक है सब सब्जेक्टिवली कुछ। तो ओवर डिस्टेंडेड एब्डोमेन है बस अब। और मैडम लाई जो पहले वाली ट्विन की है वो का पहले के फैले के पहला। प्रेजेंटेशन, सॉरी, और का लॉन्गिट्यूडनल है मैडम? तो इनमें अब पता नहीं लॉन्गिट्यूडनल है कि नहीं लाए, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के फैले के पहले। ठीक है, और सेकंड ट्विन की मैडम प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी असेस्ड। कैन नॉट बी असेस्ड, ठीक है मैडम। मैडम एनी अच्छा, then madam I will proceed to investigation including baseline investigation. I wanted to know about the blood group with RH factor. है जो आपका भी एग्जामिनेशन नहीं पूरा हुआ। देखो बात ये है, यू वर नॉट बैड, अच्छा था आपका हिस्ट्री एग्जामिनेशन वाला पार्ट। वही बात है कि रोल प्लेयर से वाकई लेना, देखो जब आपने स्ट्रक्चर लेना होता है तो आप बिल्कुल अपने वो जो जो थ्योरेटिकली आप याद करके गए होते हो हिस्ट्री के पॉइंट्स और वो सारा कुछ, वो तो फिर आप कवर कर लेते हो। व्हेन अ रोल प्लेयर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फिर काफी सिनेरियोज बदल जाते हैं। आपके पेशेंट के अंदर मल्टीपल प्रेगनेंसी तो है जो वो बता रही है, बट देन शी इज टेलिंग यू शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर। आपने इन दो सिम्टम्स की बहुत इलैबोरेटेड हिस्ट्री नहीं ली, आपने तीनों चीजों को साथ लेके चलना है। आपने शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्लड प्रेशर और मल्टीपल जेस्टेशन को शुरू से लेके एंड तक लेके जाना है। शुरू में आपने देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद हाइपरेमेसिस, it is associated with many things, it's associated with anemia, it's associated with hypertension, diabetes, etc etc, ठीक है। तो आपने वो सारा कुछ जो है, और दूसरा ये कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ रोल प्लेयर, आप अपना स्पीच जब आप स्टार्ट करते हो, आप लोगों आप सब में ही मैंने बात नोट किया, रोल प्लेयर के साथ आप एक ना बहुत तेजी से एक रटा मारा हुआ है कि मेरा नाम ये है, मैं इससे मुंसलिक हूँ, मैं ये हूँ, और आप वो है और मुझे ये नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
थोड़ा काम डाउन, यू आर टॉकिंग टू अ पेशेंट, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग विद द पेशेंट, इवन आपका आई कांटेक्ट, आप किस डायरेक्शन में बैठना, एवरीथिंग मैटर्स वहां पे। आपने वाकई में ये बिहेव करना है कि यू आर टॉकिंग टू एन एक्चुअल पेशेंट देयर, ठीक है। तो आपकी ये जो शुरू की 4 लाइनों की तकरीर थी, आपकी नहीं बल्कि मैंने हर क्लास में नोट किया है, ये जो आप रोल प्लेयर के साथ जब कर रहे होते हो, तो वो बड़ा ना एक करख्त सा और सख्त सा एलर्ज, या तो बहुत सख्त सा होता है या बहुत डरा हुआ होता है, बीच का एक नॉर्मल नॉर्मल स्पीच नहीं होती। तो आपने इस तरह नहीं तेज तेज उससे बोलना शुरू कर देना। आप कहना मैं ये हूँ, मैं आपसे आपके हमल से मुताल्लिक कुछ बात करूंगी, मुझे जो पहले से इंफॉर्मेशन दी गई है, और बहुत ज्यादा सख्त उर्दू के अल्फाज यूज ना करो कि मेरा गायनी के शोबे से, मैं भाई ऑब्वियसली शी द पेशेंट हैज कम टू गायनोकोलॉजिस्ट, व्हाई यू यूज इट। आप कहो कि मैं डॉक्टर सानिया हूँ और मैं आपके बच्चे के इलाज के लिए आपका एक दफा मैं कंप्लीट मुआयना करूंगी। मुझे ये बताया गया है कि आपकी 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है और आपको सांस का मसला है, ब्लड प्रेशर है और ये है। अब मैं इससे आगे आपसे बात करूंगी, ठीक है। तो जी अब मैडम। अपना अपनी लैंग्वेज, अपने उर्दू के मुश्किल अल्फाज ठीक करके एक नॉर्मल स्पीच, जो हमारी एक जी। नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें बात करनी है, ठीक है। एक चीज तो ये, सो योर फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। जी मैडम। उसके बाद, ठीक है, जब आपने बायोडेटा में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें पूछी, फॉरगॉट टू आस्क अबाउट ब्लड ग्रुप। उसके बाद आपने जब मल्टीपल प्रेगनेंसी के शुरू किया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको हाइपरेमीसिस कवर करना बहुत जरूरी था। एंड देन पेशेंट हैड मल्टीपल जेस्टेशन, उसमें आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पूछा ही नहीं, आपने ये तो पूछ लिया कि अल्ट्रासाउंड हुआ था, आपने चेकअप कराया था, नहीं ये तो पूछा ही नहीं कि आपका 1 आबल वाला हमल है या 2 आबल वाला हमल है, ठीक है। क्योंकि अगर उसने पहले ट्राइमेस्टर में जाके चेक कराया और मल्टीपल जेस्टेशन है, तो इससे इम्पोर्टेंट और कोई बात नहीं है जो एक डॉक्टर किसी पेशेंट को बताएगा कि उसका मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक है प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो ये चीज आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हिस्ट्री में जरूर पता करी थी। उसके बाद आपने जब आगे गए हो, उसके बाद पेशेंट सेड दैट शी हैड नेवर बीन टू अ डॉक्टर, इट मींस कि मोर लेस शी रिमेन्ड ओके, या फिर उसके घर के हालात ऐसे थे, लेकिन वो कहती थी कि मुझे बहुत मसले रहे प्रेगनेंसी में, इस वाली में, बट आई कुडंट गो टू द डॉक्टर फॉर सम रीजन, इस वजह से उसका नॉर्मली स्कैन मिस हो गया। लेकिन शुरू से बताया गया है कि कजन मैरिज है और उसके दोनों साइड्स पे, हस्बैंड की साइड पे भी और अपनी साइड पे भी नॉर्मलस बेबीज की हिस्ट्री है। ये बहुत सिग्निफिकेंट बात थी जिसको आपने बहुत ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई, क्योंकि ये आपका पूरा केस बदल रहा है। अच्छा, उसके बाद जब आपने आगे जाके 20, देखो अभी तो 32 वीक्स पे, तो इसका मतलब ये है कि 28 वीक्स पे वो गई थी, जिसपे मसले आ गए हुए थे अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि अगर सब कुछ जी ठीक होता तो डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंटली उसे कह देता कि आपका सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। डॉक्टर ने उसे कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो तो व्हाई डिडंट शी गो टू अनदर डॉक्टर, या फिर डॉक्टर ने उसे कुछ बताया जो उसे समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो जी ट्वेंटी मैडम। एट वीक्स पे ट्विन प्रेगनेंसी में ये स्टेटमेंट डॉक्टर की तरफ से आना कि समझ नहीं आ रहा है या कुछ ठीक नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि 28 वीक से ही तो मसाइल शुरू होते हैं। जी हो सकता मैडम। है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो रहा हो सकता है कुछ और डेवलप हो रहा हो सकता है एक आईयूडी हो गया। पेशेंट ने खुद आपको कहा है कि, और जो मल्टीपल जेस्टेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है कि दोनों में से किस ट्विन की मूवमेंट हो रही है और किसकी नहीं हो रही। और जी पेशेंट मैडम। ने आपको कहा है क्लियरली कि मुझे एक साइड पे तो शुरू से ठीक मूवमेंट है, दूसरी साइड पे पहले तो बड़ी होती थी, अब पता नहीं कभी होती है कभी नहीं होती, पता नहीं। तो she may be having even IUD, she may be having any anomalous baby, she may be having twin transfusion syndrome or some other complication। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीजों को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, उसके बाद इंडिविजुअली थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट, इफ शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड शी इज सेइंग कि मेरे से तो काम नहीं हो रहा। एक देखो, एक गरीब औरत जो कि हॉस्पिटल नहीं आ सक रही, जिसके पास दवाइयां लेने का पैसे नहीं है, जिसके पास खुराक लेने के नहीं है, शी सेइंग कि मेरी तो आपको पता है महंगाई इतनी है, डाइट अब कैसी होगी, तो मैं किधर से, क्या आप जो चीजें बोल रहे हो मैं कहाँ से लूँ। तो उसका उसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो रूल आउट तो कर लो ना कि अब वो घर में काम नहीं कर सक रही, अगर वो ही नहीं करेगी तो घर में और कौन काम करेगा उसके घर में। तो देर इज सिग्निफिकेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इन हर। तो उसको रूल आउट तो करो कि क्या वो कार्डियक है, क्या वो वाकई अनीमिक है। आपने रूल आउट ही नहीं किया। पता तो चले कि क्या वो रात को सोते हुए उठ जाती है, क्या उसको ठंडे पसीने आते हैं, चेस्ट पेन होती है, या फिर शी इज रियली एनीमिक। आपने उस चीज को बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं कराई। वो भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। उसके बाद इंक्रीज ब्लड प्रेशर, शी इज अ केस ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, शी इज सेइंग कि शायद महीना पहले या उससे पहले का एल्डोमेट उसने कहा। भाई एल्डोमेट मिलीग्राम की क्या होती है, एल्डोमेट की तो 1 ही mg होती है, 250 mg की होती है। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना इन चीजों में बात करके। पीले रंग की गोलियां, चलो ठीक है, अंदाजा हो गया एल्डोमेट है।
दिन में आप इंस्टेड उससे पूछो कि सुबह दोपहर शाम एक एक गोली लेती थी या दो दो लेती थी या दिन में 4 बार लेती थी। सुबह मतलब 6 आर्ली ले रही थी या 8 आर्ली ले रही थी, एक गोली या दो गोली। एमजी वाली बात तो बहुत ही फनी है, मतलब वो तो फिर टाइम वेस्ट करने वाली अपना बात है ना। तो आपने उससे पूछना है कि अच्छा चलो एल्डोमेट, अब एक पेशेंट जो एल्डोमेट के ऊपर है उसका डीमा भी है, वो कह रही है कि मेरे इतने मसाइल हो गए हैं, तो उसके अंदर हेडेक, विजन, कुछ प्री एक्लेम्शिया के सिम्टम्स तो पूछो ना। बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी में कोई भी सिम्टम बहुत एग्जैजरेटेड होता है। अगर ब्लड प्रेशर होगा तो वो एग्जैजरेटेड होगा, अगर हाइपरटेंशन होगी वो एग्जैजरेटेड होगा, अगर इनीमिया होगा तो वो भी एग्जैजरेटेड होगा। हर चीज इसके अंदर एग्जैजरेटेड होगी। गर्ड का मसला होगा तो वो भी एग्जैजरेटेड होगा। तो इन चीजों को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ये सारी चीजें आपकी और ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। यू हैव टाइम येट, अभी तकरीबन महीना या 3-4 वीक्स है। तो आप इसमें को बैठ के, वही बात है कि एक स्ट्रक्चर डिस्कशन वाली जो हिस्ट्री होती है ना, कि ट्विन प्रेगनेंसी है, एक टिपिकल ट्विन प्रेगनेंसी है, उसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें हर सूरत पूछनी है। अगर कहीं जाके अंदाजा हो रहा है कि ट्विन विद नॉर्मली है या ट्विन विद आईयूडी है तो क्या ऐड करना है। अगर कहीं लग रहा है कि ट्विन विद अनीमिया है, ट्विन विद पीआईएच है, तो मैंने क्या सवाल नहीं मिस करना है, क्योंकि ये हिस्ट्री में ही आपको अपना केस पता चल जाना चाहिए कि शी इज अ ट्विन with preeclampsia, she is a twin with anomalous, या she is a twin with IUD, या she is a twin with anemia and PIH, या she is a twin with anemia, PIH and anomaly। अगर आप हिस्ट्री के खत्म करने में इस क्लैरिटी पे नहीं खड़े, चाहे वो पेशेंट डॉक्टर के पास जाती रही या नहीं जाती रही, बिकॉज हिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो मोर देन 90% आपको बता सकते हैं कि आपका केस क्या है। अगर आप इस चीज को नहीं पहुंच सके इस पे बिफोर एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन, देन यू कैन नॉट मैनेज द पेशेंट। एग्जाम में टाइम नहीं होता कि आप बाद में डायग्नोसिस में ना। So आपकी history should be clear. You know your patient is having preeclampsia or not by the end of your history. तो ये important है। Then examination. Fine. Examination आपका general physical तक तो was going very good। देखो बात ये है कि आपके सामने पेशेंट, आपने एग्जाम में टाइम सेव करना है, आपको एग्जैक्टली फोकस्ड चीज का पता होना चाहिए कि आपने क्या पूछना है। आई डोंट नो व्हाई यू वेटेड एंड आस्क्ड फॉर टेम्परेचर। तो पूछना पूछो, नहीं बता रहा एग्जामिनर, छोड़ो परे, हमें क्या टेम्परेचर से लेना देना। ना पेशेंट ने कंप्लेंट किया, अच्छा भला आपको जवाब दिया, आपको पता है उसे टेम्परेचर नहीं है, गो हेड विद इट। ठीक है। जिस तरह आपने जल्दी जल्दी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन रेस्पिरेटरी गुजारा, बिकॉज आपको अंदाजा हो गया हुआ था कि शी इज नॉट अ केस ऑफ एनी रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कफ शफ तो उसको है नहीं, शी इज नॉट अ केस ऑफ एनी ब्रेस्ट नोड्यूल और एनीथिंग। तो आपने जल्दी से बोला कि कोई फाइंडिंग, चलो आगे चलो। सो इंस्टेड यू कुड हैव आस्क्ड अबाउट द पेरीऑर्बिटल एडीमा, यू कुड हैव आस्क्ड अबाउट, ठीक है थायराइड का भी थोड़ा बहुत पूछ लेते, लेकिन उससे ज्यादा पेरीऑर्बिटल या आर्म्स का या बाजू का या हाथों के एडीमा का पूछते। सेक्रल एडीमा पूछ लेते, पीटल एडीमा का आपने सिर्फ पूछा। सो edema was more important in this patient considering PIH also and such increased weight gain। वो बार बार कह रही थी कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया, हिला जाता है नहीं मेरे से, हो सकता है डीमा का बसा रहा हो। ठीक है। अच्छा उसके बाद, लेकिन ये इन सारी चीजों के बाद अभी तक चलो, अगर आपका जनरल फिजिकल वाज गुड, बट अदर देन दैट अगर हिस्ट्री और वो करें और आपको कहें कि अगर 60 पासिंग मार्क्स हैं और आप 55 पे भी खड़े थे, यानी भी गुंजाइश थी कि आप इसको मोर देन 60 ले जा सको, तो जब आपने अपना एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोला तो आपका वो 55 वाला जो स्टैंडर्ड था वो गिर के 40% पे आ गया। 40s वाला मार्क वाला वो बंदा होता है जो कि कुछ भी एग्जाम में आगे जाके कर ले वो पास नहीं होगा, वो फिर अगली अटेम्प्ट में ही पास हो सकता है जब वो सही तैयारी करके। योर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग कंसिडरिंग ट्विन जेस्टेशन। ट्विन प्रेगनेंसी का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऐसे नहीं होता। हाउ कैन यू आस्क फॉर फंडल हाइट ऑफ फर्स्ट ट्विन एंड फंडल हाइट ऑफ सेकंड ट्विन? ऐसे नहीं होता। फंडल हाइट तो एक ही होती है। ठीक है। देन यू आस, फिर आप पहले चलो इंस्पेक्शन की तो अलग बात होगी बिकॉज अलग से हमने नहीं बोला, चलो टाइम कम। बट व्हेन यू वर टॉकिंग, फिर आप कभी पेल्पेशन कर रहे थे, कभी आप फीटल हार्ट की ऑस्कल्टेशन कर रहे थे, फिर आप दोबारा लाइकर पे आ रहे थे, कभी आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, कभी आप लाई की बात कर रहे थे, कभी आप, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। कोई और मल्टीपल प्रेगनेंसी का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन बोले। मैडम मैं ट्राई कर लूँ। ट्राई करो। Ma'am, on abdominal examination, first I will do inspection for any visible stria or surgical scar marks and the position of the umbilicus. And then I will do her abdominal on palpation. I will look for the physiofundal height and the presentation of the presenting twin.
either it is palpable or not. And then and then the amount of liquor. And I will also look that either multiple fetal parts are palpable, and then I will at the end I will auscultate for the fetal heart sounds of both twins. ठीक है, नॉट बैड। देखो इसके अंदर जो होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो ट्विन या मल्टीपल प्रेगनेंसी का होता है, इट कैन बी ट्विन और ट्रिपलेट मोस्टली, राइट। उसके अंदर ये होगा कि जब आप इंस्पेक्शन, बिल्कुल ठीक थी, जब आप पैल्पेशन करते हो तो आपको फीटल पोल्स मिलते हैं, या 2 फीटल पोल मिलेंगे या मोर देन 2 फीटल पोल्स मिलेंगे। फीटल पोल क्या होते हैं? वो एक फंडस होती है और एक नीचे जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। अगर आपको फंडस के ऊपर 2 अलग अलग फीटल पोल्स मिल रहे हैं तो इस यानी कि इसका मतलब है कि मल्टीपल फीटल पोल्स आर फेल्ट, यानी कि मोर देन 1 आर फेल्ट, ठीक है, एट फंडस। मोस्टली ट्विन में 3 फीटल पोल कह लो, एक प्रेजेंटिंग पार्ट वाला हो गया, 2 ऊपर हो गए। ट्रिपलेट के अंदर आपको 2 या एक ट्रांसवर्स में भी मिल जाएगा फंडस के पास जाके। नॉट नेसेसरी आपको नंबर ऑफ फीटल पोल्स बोलने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलोगे कि मल्टीपल फीटल पोल्स आर पैल्पेबल, ठीक है। जब हम एग्जामिन कर रहे होते हैं, इसको एग्जामिन अगर करके दिखाना हो, उसका भी तरीका होता है कि आपको वो मोर देन 2 फीटल पोल्स ऊपर, या 2 और मोर देन 2 फीटल पोल्स आपको ऊपर थोड़े से फील करके दिखाने होते हैं। और फंडल हाइट ऑफ कोर्स एक ही होगी। फंडल हाइट अगर फॉर एग्जाम्पल 32 वीक्स है, इसके अंदर 34 या 36 वीक्स होगी, क्योंकि ट्विन है। अच्छा, उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है। प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट ट्विन स्केफेलिक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द लाई ऑफ ईच एंड ईच ट्विन, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, तो फंडल हाइट और अच्छा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द लाई ऑफ ट्विन, इंस्टेड यू कैन से मल्टीपल फीटल पार्ट्स आर फेल्ड। अच्छा, उसके बाद आप इवन फीटल पोल्स के लिए इसलिए परेशानी हो ना, आपको मल्टीपल फीटल पोल्स आर पैल्पेबल। अच्छा, ये करके आपने उसके बाद प्रेजेंटिंग पार्ट की बात कर ली, मल्टीपल फीटल पार्ट्स की बात कर ली। अमाउंट ऑफ लाइकर एज अ होल आप कमेंट कर सकते हो, वो सानिया की बात ठीक थी कि अगर ज्यादा है तो आपको एज अ होल पता चल जाएगा, वरना आप seems to be adequate कह सकते हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी में इट्स बेटर टू टॉक अबाउट द पैल्पेबल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आल्सो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। फीटल हार्ट रेट कैसे सुन के दिखाते हैं एग्जाम में? फीटल हार्ट रेट इस तरह सुनते हैं, जब आपने एक जगह पे फीटोस्कोप रखा, वहां पे फीटल हार्ट आए, फॉर एग्जांपल लेफ्ट कॉर्नर अम्बलाइकस के लोअर अम्बलाइकस पार्ट पे लेफ्ट साइड पे अगर एक ट्विन के फीटल पार्ट आ रहे हैं तो दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट आएंगे। यानी कि अगर एक के लेफ्ट लोअर साइड पे आ रहे हैं तो दूसरे के राइट अपर साइड पे आएंगे, ठीक है। तो उसकी एक टिप यही होती है कि जब आप एग्जाम में फीटल हार्ट सुन रहे होते हो तो आपने एक साइड पे फीटोस्कोप रखा है, तो वहां पे जब मिल गए हैं फीटल हार्ट रेट एक ट्विन के, तो निशानी ये है कि एग्जैक्ट उससे ऑपोजिट जगह पे फीटोस्कोप रखो, ठीक है। ट्विन जेस्टेशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं, और दोनों फीटल हार्ट रेट में मोर देन एटलीस्ट 10 बीट्स पर मिनट का फर्क होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही ट्विन के कहीं और सुन रहे हो। अगर दोनों फीटल हार्ट में मोर देन 10 बीट्स पर मिनट का फर्क है तो इसका मतलब है कि 2 अलग अलग फीटसेस के फीटल हार्ट रेट है, ठीक है। और आप बताते भी ऐसे हो कि दोनों के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड्स पे मिले, and the heart rate difference is more than 10 beats per minute in the fetal heart rate of both the twins. That is why it is the twin gestation. ये twin gestation का diagnostic test भी होता है कि 2 अलग अलग पोल्स पे fetal heart rate मिल रहे हैं और more than 10 beats per minute का difference है दोनों heart rate में। So multiple gestation का जो palpation होती है या abdominal examination है, वो कोई ऐसा आम सा नहीं होता कि आप बस वही बातें बोल दो। आपने अगर परफॉर्म करके दिखाना है तो आपने मल्टीपल फीटल पोल्स को थोड़ा सा पैल्पेट करके दिखाना है, फीटल फंडल हाइट मेजर करनी है विच विल डेफिनेटली बी लार्जर देन डेट्स। फिर उसके बाद आपने प्रेजेंटिंग पार्ट देखना है, आपने मल्टीपल फीटल पार्ट्स पैल्पेट करने हैं, अमाउंट ऑफ लाइकर असेस करना है, और पैल्पेबल यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन है या नहीं उस पर कमेंट करना है। एस्टिमेटेड बेबी वेट और अमाउंट ऑफ लाइकर आर डिफिकल्ट टू बी असेस्ड, ठीक है। उस एंड ऑल्सो लाई ऑफ एवरी ट्विन, दैट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू बी असेस्ड। उस पर आप कमेंट भी करो तो वो गलत हो सकता है, so it's difficult to assess in multiple gestation. However, fetal heart rate exactly opposite poles पे, और it should be more than 10 beats per minute difference, ठीक है। so ये चीज प्लीज याद रखो मल्टीपल जेस्टेशन के abdominal examination में।
इसलिए ये सारी इंप्रूवमेंट्स करनी है सानिया ने। और किसी ने कुछ पूछना है, वरना हम इन्वेस्टिगेशंस पे जाएं। मैम एग्जाम में पूरे 1 मिनट के लिए एक साइड का फीटल हार्ट और दूसरे फीटस का ये तो फिर बड़ा शॉर्ट टाइम होता है हमारे पास टाइम पे exam। डिपेंड करता है, आपने देख लेना अगर तो पूरी में, अगर तो देखो ये भी हो सकता है कि सिर्फ क्लिनिकल असेसमेंट आ जाए या सिर्फ एब्डोमिनल एग्जाम। देखो कुछ कुछ हमारी फील्ड में एग्जामिनेशंस हैं जो कि डिफरेंट है हमारे टिपिकल एग्जामिनेशन से, जैसे कि प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन, जैसे कि वॉल्ट प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन, जैसे कि मल्टीपल जेस्टेशन का एग्जामिनेशन, इस तरह की चीजें हो सकता है। पेप्समेयर खाली हो, सो इसमें सिर्फ क्लिनिकल एवेलुएशन आ सकती है, हो सकता है मैनेजमेंट की बात ना, हो सकता है सिर्फ परफॉर्मेंस की बात हो। तो मल्टीपल जेस्टेशन की अगर तो खाली परफॉर्मेंस और वो है तो फिर आप अलग अलग करोगे। अगर नहीं है और आपने मैनेजमेंट तक जाना है तो आप सिर्फ अपनी बात से बता सकते हो कि इस तरह से ऑपोजिट पोल्स में मैंने फीटल हार्ट लिए थे और इट शुड बी मोर देन 10 बीट्स पर मिनट। जब अल्ट्रासाउंड वाले भी देख रहे होते हैं ना फीटल हार्ट दोनों ट्विंस का, तो वो भी इस चीज के डिफरेंस का देखते हैं, क्योंकि कई दफा एक ही हार्ट बीट आपको बड़े ब्रॉड एरिया तक मिल रही होती है फीटस की। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यस, टाइम अगर आपका है तो 1-1 मिनट आप फीटल हार्ट भी दे दोगे तो आपका क्या बनेगा, वो एग्जामिनर भी देख रहा होता है। और बट ये है कि आप उसमें फिर अपना कॉन्सेप्ट बताओगे क्या है। मैडम इस पेशेंट में हमने रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं एग्जामिनेशन में? हाइपरटेंसिव है ना, बिल्कुल करोगे। ठीक है। मैम मैम दोनों जो ट्विन्स हैं उनकी प्रेजेंटेशन पे कमेंट किस तरह करेंगे? नहीं, हाँ, प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विन ओनली। ठीक है। ठीक है, दूसरे का आपको मैम मिलना जैसे मुश्किल है, हाइपरटेंसिव है तो क्या हम सैक्रल एडिमा भी चेक करेंगे? जाहिर है। मैडम 10 मिनट्स में पूरा हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ये बहुत मतलब अगर किसी की ज्यादा नहीं, कंप्लेन है देखो मुझे अब पैटर्न जो है ना, देखो ये जो पैटर्न है ना एग्जाम का, वो तो पैटर्न ऐसा है। वैसे तो पहले भी ऐसा था, लेकिन पहले फिर भी टाइम ज्यादा, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स थे। लेकिन अब जो पैटर्न है ना, वो तो पैटर्न ही ऐसा है कि जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं है दैट हाउ फोकस्ड यू आर, तब तक आपका काम नहीं बन सकता। एंड इफ यू आर रियली फोकस्ड तो आप ये वाकई बहुत आराम से 10 मिनट्स में मैनेजमेंट भी कर सकते हो। यू नीड टू, मैंने आपको क्या कहा है कि इसमें प्रेजेंटिंग कंप्लेंट दी हुई है, आपका फोकस क्या है? आपका फोकस है मल्टीपल जेस्टेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इंक्रीज ब्लड प्रेशर। सॉरी, मैं वो म्यूट करूंगी। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इंक्रीज ब्लड प्रेशर और मल्टीपल जेस्टेशन, आपका ये 3 फोकस है। इसमें आप 1-1 मिनट में इन तीनों की हिस्ट्री पूरी कर सकते हो इफ यू आर रियली फोकस्ड। आपने अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रखना है उस चीज के ऊपर, अपनी स्पीच को ठीक रखना है, अपने मुश्किल अल्फाज नहीं यूज। अब स्टार्ट में जो 3 लाइनें बोली सानिया ने, इट टुक हर अराउंड 1 मिनट। जब उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया और समझ एक भी बात की नहीं आई, एक अनपढ़ पेशेंट वहां बैठी हुई है, शी इज नॉट एजुकेटेड, वो बेचारी घर से नहीं निकल सकती, शी इज वेरी यंग। और उसने जो अपने हालात बताए, उसमें घर में वो 3-4 लाइनें कि पता नहीं क्या, मैं गायनी से मुंसलिक हूँ, ये हूँ वो हूँ, शी डजंट नो, शी डजंट वांट टू नो। वो गलती से अब आएगी ये हॉस्पिटल, तो अब आगे मतलब, तो आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स डॉक्टर, आपने किस तरह अपने टाइम को सेव करना है, आपने बात क्या करनी है, यू हैव टू बी और फोकस्ड अबाउट द सिम्टम्स। मैंने जैसे शुरू से कह रही हूँ, जब से हम इस सेशन में जब से क्लासेस लेना शुरू हुए हैं, कि आपने एक होमवर्क ये करना है कि हर सिम्टम की 4-4 लाइनों की हिस्ट्री, एसओबी की हिस्ट्री तो बहुत ही आसान है कि आप पहले इवेलुएट करो। एक सवाल बहुत अच्छा था सानिया का कि आपसे इर्द गिर्द घर के काम हो जाते हैं नहीं होते, कितना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, वो वहां तक तो ठीक था। बट येस, शी इज फटीग्ड, पेशेंट इज फटीग्ड, शी इज हैविंग लैक ऑफ कंसंट्रेशन, बट इज शी हैविंग palpitations, इज शी हैविंग चेस्ट पेन, is she having cold sweats, is she getting up at night while sleeping because of shortness of breath? तो ये 4-5 बातें, इफ अगर चेस्ट के हार्ट के सिम्टम्स नहीं है तो उसी वक्त इवेलुएट करो, क्या पेशेंट को पहले HMB थी, क्या वो आयरन ले रही है, क्या वो डाइट में क्या ले रही है, क्या उसको वर्म इन्फेस्टेशन के सिम्टम्स है, वहीं पे चीज। और फिर आप आगे चलो इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ओके, इंक्रीज ब्लड प्रेशर कब से पता चला? फॉर एग्जाम्पल 28 वीक से, क्योंकि बार बार वो कही जा रही है पेशेंट कि मैं सिर्फ 1 महीना पहले ही गई हूँ डॉक्टर के, तब कुछ ठीक नहीं था, तब बीपी भी ज्यादा था, मेरा दवाई भी शुरू करा दी, मेरे बेबी के अल्ट्रासाउंड में भी कुछ ठीक नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस चीज को लिफ्ट ही नहीं कराई गई ना, उसके बाद पूछे ही नहीं कि जब आपको इतना कुछ गलत बताया गया तो वेयर वर यू देन, आप क्यों नहीं, क्या पता वो किसी और डॉक्टर के भी गई हो।
क्या पता कुछ वो पूछा ही नहीं उसके बाद। हालांकि 28 वीक्स पे अगर मल्टीपल जेस्टेशन को मसाइल बता दिए जाएं तो वो एक बहुत सीरियस पेशेंट होता है, ठीक है। बहरहाल अच्छा, फिर इंक्रीज ब्लड प्रेशर की 4-5 बातें पूछनी यार, उसमें तो 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता कि हेडेक, विजन, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन और एडिमा कब से स्टार्ट हो गया। ये चीजें 5 सिम्टम्स आपको रूल आउट करेंगे प्री एक्लेम्शिया को। मतलब इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इट्स ऑल दैट हाउ फोकस्ड यू आर। आपने सिम्टम सुना है, उस सिम्टम से रिलेटेड आपने प्रेजेंट सिम्टम्स की सेवेरिटी और उसकी कॉज और उसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन, ये चीजें आपने 30 सेकंड्स में आप पूरी कर सकते हो। मल्टीपल जेस्टेशन, उसके बाद मल्टीपल जेस्टेशन तो आप शुरू से पूछते आ रहे हो ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, वो बातें मैंने आपको बता दी कि हाइपरेमिसिस एटसेट्रा एटसेट्रा, सेकंड थर्ड, और फिर अब क्या मसाइल। तो ये चीजें आपको आई थिंक 2 मिनट्स या 3 मिनट्स से ज्यादा आपको हिस्ट्री में नहीं लगते अगर आप वाकई फोकस्ड हो। एग्जामिनेशन में आप इम्प्रेस कर सकते हो पेशेंट को मल्टीपल प्रेगनेंसी के एग्जामिनेशन में, because examination of a multiple pregnancy is a bit different from that of a typical pregnancy. Singleton pregnancy से different है ये। तो ये सब चीजें करोगे ही तो पास होगे, वरना, और it is not difficult, it's all the exam is all about how focused you are उस पेशेंट की। इट्स नॉट अबाउट कि आपने हर चीज कवर करनी है अब उस पेशेंट में, आपने फोकस्ड रह के उसको मैनेज करना है। सिर्फ ये डिफरेंस है पुराने पैटर्न में और अब वाले पैटर्न में। जी मैम आप सही कह रही हैं, जब हमें क्वेश्चंस अच्छे से करने आते हैं ना तो फिर टाइम नहीं लगता। जैसे अब एक लाइव पेशेंट आई थी एग्जाम में, उसमें हाइपरटेंशन भी थी, डायबिटीज भी थी, बी नेगेटिव ब्लड था, बीएमआई उसका हाई था, एंड शी वाज ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। तो अगर हमें इसके सबके क्वेश्चंस आते होंगे ना तो कोई भी मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल। देखो बात ये है कि वही बात है ना, ये 4-5 चीजें जो हैं वो मिल के आप उन सबको 2 मिनट्स भी दे दो तो बड़े आराम से 30 सेकंड्स में हो जाता है। अगर आपको टिप पे टिक 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 आपको पता है कि आपने पेशेंट ने बोला है मुंह से कि फॉर एग्जांपल उसको डायबिटीज है, तो ये 5 चीजें मैं उससे पूछूं और खत्म करूं बात, ठीक है ना। क्या कि पॉसिबल अभी की क्या तकलीफ है उसे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सी है, ऑब्वियसली आप लेमैन वर्ड्स में उससे बात करोगे, वो हीलिंग डिले, इवन आप उस हद तक भी उससे 30 सेकंड में पूछोगे प्रेजेंट क्या सेवेरिटी है डायबिटीज की। उसके बाद आप उसे कॉज भी आप रूल आउट करोगे कि क्या उसको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज थी, उसकी मदर में डायबिटीज थी, उसकी बहन में डायबिटीज थी या नहीं थी, या क्या ये पिछला मैक्रोसोमिक बच्चा था। और फिर अब पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज के, क्या अब उसे पॉली हाइड्रोएमनियस बताया हुआ है, या उसे मैक्रोसोमिया बताया हुआ है, या उसे क्या बताया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स की हिस्ट्री आपकी सिर्फ डायबिटीज की कवर हो जाएगी, बिकॉज आपके फिंगर टिप्स पे, जिसमें आपने हिस्ट्री के उन्हीं पॉइंट्स को डिवाइड कर लिया कि इस वक्त सेवेरिटी ऑफ दैट डिजीज क्या है, कॉज क्या है उसको डायबिटीज होने की, और उसकी डायबिटीज की पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस या इम्प्लीकेशन इन दिस प्रेगनेंसी क्या हो चुकी है। उसके बाद इसी पेशेंट के अंदर आपने मुझे बताया कि हाइपरटेंसिव भी थी, हाइपरटेंसिव में भी इसी तरह, अभी कहीं वो प्री एक्लेम्शिया के साथ तो नहीं बैठी हुई है क्या, या क्या दवाई वो अब तक ले रही है हाइपरटेंशन की, और उसकी पॉसिबल इम्प्लीकेशन क्या, उस हाइपरटेंशन की वजह से बेबी की ग्रोथ तो नहीं इफेक्ट होगी, कोई ब्लीडिंग एब्रप्शन तो नहीं होगी, कोई पेन तो नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद उसकी पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन में आप प्री एक्लेम्शिया को रूल आउट कर चुके हुए। मतलब इट हार्डली टेक्स 30 सेकेंड्स फॉर ईच सिम्टम इफ अगर आपके फिंगर टिप्स पे, एंड देन शी इज ऑन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आल्सो, मे बी शी इज हैविंग एपीएलएस। तो उसी तरह आपने उस चीज की भी हिस्ट्री, तो आप मतलब अगर कुल मिला के 2 से 3 मिनट काफी है हिस्ट्री के, अगर आप बहुत फोकस्ड हो, और इफ यू आर रियली फोकस्ड सिम्टम्स के हिसाब से, तो आप जो वो उस चीज को बड़ा टाइमली कवर कर लोगे, ठीक है। चलो अब सानिया के साथ इन्वेस्टिगेशंस कर लेते हैं। चलो सानिया इन्वेस्टिगेशंस पूछो। जी मैडम। Madam, I wanted to know about the blood group with the RH factor. बी पॉजिटिव। And B positive, madam? नहीं था बी पॉजिटिव, कोई और बनाना है? नहीं मैडम, आपसे पूछ रही हूँ मैडम। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव है जी मैडम। HPTLC and platelet मैडम with the recent date. HB उसकी है 7, जी मैडम। बाकी सब नॉर्मल है। जी मैडम। मैडम, I wanted to know about the RBC morphology and RBC morphology and हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक। hypochromic microcytic जी मैडम। मैडम, I wanted to know about the stool RE 3 consecutive samples नॉट अवेलेबल।
Not available. Okay, madam, I wanted to know about BC profile, hepatitis negative, and BSF, and after 1 hour BSF, madam. फास्टिंग वो नॉर्मल है 92 है. Okay, madam. And madam, what about the urinary for microscopy and biochemistry? यार मैं म्यूट कर दूं यार. वो नॉर्मल है. Madam, urinary is also normal. Okay, madam. Madam, I wanted to know about the dating scan of the patient. It's available or not? स्कैन इज अवेलेबल और उसके अंदर मोनोकोरियोनिक ट्विन है डेटिंग स्कैन वाला और 32 वीक्स ही अब तक बनते हैं उस हिसाब से. 32 weeks, madam. And any anomaly scan, madam, available? No. Not available. And any recent obstetrical scan done so far? क्या आपको चाहिए Madam, रिसेंट? along, I wanted to know about the BPT, femur length, FCA, Liker of twin 1. Oh yes, madam, both twin 1 and twin 2. And it's madam, वो तो position पे खैर वो confirm हो गया था कि पहले वाला का phallic है ना. So madam, BPT and femur length and FCA and Liker as well as a placental localization, madam. I wanted to know about it. अच्छा, जो तो ट्विन 1 है उसका तो 32 वीक्स के अकॉर्डिंगली है और एस्टिमेटेड बेबी वेट इज 1.2 kgs. जो ट्विन 2 है उसका एस्टिमेटेड बेबी वेट इज 800 grams और उसके अंदर लाइकर इज एडिक्वेट बट कुछ उसके अंदर उन्होंने एनॉमली की सस्पिशन है, इसोफेजियल एनॉमली की और साथ उसकी कुछ कार्डियक एनॉमली की भी सस्पिशन है. Esophageal anomaly की and cardiac anomaly की. Okay, madam. And madam, FCA both twins are positive, madam. हाँ जी. Okay, ma'am. So, अच्छा, madam, I also wanted to know about RFTs and LFTs and serum uric acid. नॉर्मल है. Normal है, as well as electrolytes. Madam, I'm done with my investigation. ठीक है. It was fine, I think so. लेकिन कुछ गड़बड़ थी. कोई और कुछ कमेंट करेगा? क्या गड़बड़ थी? मैडम इसमें इसको डॉपलर भी तो पूछना चाहिए ना, क्योंकि वो हाइपरटेंसिव है. देखो बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट ओनली दैट हाइपरटेंसिव इसलिए बिल्कुल अदरवाइज भी पूछना, अगर सिर्फ हाइपरटेंसिव भी है तो पूछना चाहिए था डॉपलर. लेकिन इसमें इसलिए भी डॉपलर पूछना है क्योंकि दूसरे ट्विन का वेट तो देखो ना, मैंने कम दिया हुआ है. मोर देन 25% फर्क आ रहा है दोनों के वजन में. दूसरी चीज देखो, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, आपने जब सीबीसी मांगा और HB7 है तो आपने हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक के पूछने के फौरन बाद ही आपकी जो अगली इन्वेस्टिगेशन थी व्हिच यू आस्क्ड फॉर वाज स्टूल. आई डोंट नो व्हाई. आप वार्ड के अंदर या क्लिनिक में बैठ के कितने पेशेंट्स का स्टूल टेस्ट कराते हो? दैट शुड बी द लास्ट इन्वेस्टिगेशन टू चेक एनीमिया ना. मैडम, वो आरबीसी मॉर्फोलॉजी सीरम फेरेटिन का मैम फेरेटिन करवाना चाहिए. क्या कह रहे सानिया? मैडम, वो एचबी के बाद मैंने आरबीसी मॉर्फोलॉजी और सीरम फेरेटिन आपसे पूछा ना. वो तो पूछ लिया, उसके बाद आप फौरन से स्टूल पे आ गए. तो वो एकदम से स्टूल वाला तो अजीब सी बात थी. इंस्टेड के चलो आप फेरेटिन, आपका आरबीसी मॉर्फोलॉजी फेरेटिन शायद मैंने सुना नहीं, तो आई वाज सेइंग कि पहले फेरेटिन मांगते. लेकिन इवन देन जो स्टूल वाला है वो आई डोंट नो ना, उसमें वर्म इन्फेस्टेशन किसी थी, मांग लो बट थोड़ा एंड पे जाके मांग लो. और उससे पहले अगर ठीक है इसके अंदर तो हमें कॉज भी मिली हुई है, हिस्ट्री में भी, और फेरेटिन भी लो आ गया तो आप जस्टिफाई कर सकते हो. तो इसके इसलिए मैंने इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस पे खर्चा नहीं किया, वरना आप इलेक्ट्रोफोरेसिस भी करा सकते थे. उसके बाद आप ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मैं तो इसमें ईसीजी भी कराने का कहूंगी. उसके अलावा आपने जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन को आपने सिर्फ डेटिंग स्कैन बोला. जी जी. आप प्लीज इसको एज लाइक टिपिकल वो ना लो पेशेंट. आपकी इन्वेस्टिगेशंस और चीजों से आप यू शुड टॉक अबाउट दिस पेशेंट एज अ मल्टीपल जेस्टेशन. आपको अर्ली ट्राइमेस्टर स्कैन, स्पेसिफिकली 8 to 14 week स्कैन फॉर डेट्स, फॉर क्यूरियोसिटी. क्योंकि देखो मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि अगर एक डॉक्टर को नहीं क्यूरियोसिटी पता चल रही तो रेफर पेशेंट टू अनदर डॉक्टर, गेट अनदर ओपिनियन.
यहाँ तक के प्रिंटेड पिक्चर्स दो अल्ट्रासाउंड की, उसकी क्यूरियोसिटी की पेशेंट को स्कैन की, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टाइम है वो 8 to 14 वीक्स का। एक सेकेंड और सॉरी मैम एनटी भी कराएंगे ना, एनटी? डॉक्टर सानिया, आपने मैडम ने लाइकर क्या बताया? लाइकर मैंने एडिक्वेट बताया था दोनों के। तो बिल्कुल आपने एनटी भी नकल पूछेंगे थिकनेस ना स्कैन भी इसमें? मांगना है क्योंकि कजन एनटी मैरिज है, नॉर्मलस बेबीज की हिस्ट्री है। जी मैडम मेरा एक सवाल है, मैडम जी। आपने जो IUGR का होता है ना, मेरा लाइकर उसमें एडिकेट बताया था। अगर मैं ये मोनोकोरियोनिक जेस्टेशन होता भी है ना, अगर वो लाइकर डिफरेंसेस आती हैं तो उसमें तो हमारे पास एक ओलिगो चल रहा होता है और दूसरा फिर तो पॉली चल ट्विन रहा टू होता ट्विन हो जाएगा ना, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होता है वो। है। लेकिन अगर सेलेक्टिव फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होती भी है मैडम, जैसे अभी इस पेशेंट में है, उस बिना पे मैंने फिर ना कराया, लेकिन हाँ अब करना चाहिए मैडम। अगर वो एडिकेट भी दे देता है तो आई एवरी हैव मोनोकोरियोनिक, जी मैडम। मोनोकोरियोनिक में वैसे भी आप 16 वीक्स के बाद से उसका चेक जी करना शुरू कर देते हो। जी जी 32 वीक्स पे आके तो वैसे ही डॉपलर कराओगे। जी जी ठीक है इट्स नॉट ओनली कि एक IUGR है या नहीं IUGR, जी मैडम। ठीक है ना। तो ठीक है ये तो केस ही मोनोकोरियोनिक का है। जी जी ठीक है ठीक है। मैडम। ठीक है मैडम। अच्छा मैडम आपने कहा कि जो फेजियल एट्रेजिया है तो उसके साथ लाइकर नॉर्मल हो सकता है? इज दैट पॉसिबल? मैंने एट्रीजिया नहीं बोला, मैंने कहा सम सस्पिशन ऑफ एसोफेजियल एज वेल एज कार्डियक एनोमली। ओके मैडम। ठीक है ना, मैंने कुछ ऐसा नहीं वो बोला। ठीक है। सो अच्छा, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन, अच्छा पहले अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल प्रेगनेंसी का जिस तरीके से एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से मल्टीपल प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड मांगने का स्टाइल भी ठीक होना चाहिए। मैं बार बार अपनी हर क्लास में कहती हूँ कि देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन अ गायनेकोलॉजिस्ट और अ गायनी स्पेशलिस्ट एंड अ फिजिशियन आस्किंग फॉर एन ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन। जी देयर मैम। हैज टू बी, अब देखो अगर हम क्या CLD के पेशेंट की बातें शुरू करते हैं, क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट की, तो हम एटलीस्ट हमारी हमारी बात फिजिशियन से फर्क होगी ना, बिकॉज वो हमारी फील्ड नहीं है। हम एनल फिशर की ट्रीटमेंट की बातें करना शुरू कर दें तो ऑब्वियसली हमारी बात, हम वी कैन टॉक अबाउट इट। ये नहीं कि हमें नहीं पता, बिकॉज हमने MBBS तक तो कुछ ना कुछ पढ़ा है, हम बात तो कर ही सकते हैं, लेकिन शायद हम उस लेवल की बात नहीं कर सकते जिस लेवल का स्पेशलिस्ट बात कर रहा होगा। तो प्लीज अपनी बात अपनी फील्ड की ऐसी ना करो कि जो फिजिशियन भी कर रहे हैं। जो मैम इसमें आपका प्लेसेंटल लोकेशन भी कहनी चाहिए थी ना, आपका प्लेसेंटल जो लोकेशन। स्टैंडर्ड है इस वक्त स्पेशली गायनी की बातें पूछने का, वो है ऐसा जैसे कोई भी डॉक्टर बात कर ले। कोई भी डॉक्टर बैठ के मल्टीपल प्रेगनेंसी में आपसे पूछ लेगा कि CPD, फीमर लेंथ, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, इवन देखो हमें इवन अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से भी फर्क तरीके से स्कैन मांगना है जी मल्टीपल मैम। प्रेगनेंसी का। तो आप यू स्टार्ट ऑफ विद नंबर ऑफ फीटसेस, चाहे वो थर्ड ट्राइमेस्टर स्कैन है, चाहे वो सेकेंड या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, चाहे आपको पहले स्कैन भी मिला, स्टार्ट ऑफ विद द नंबर ऑफ फीटसेस। उसके बाद देखो गाइडलाइन में 2-3 चीजें इवन अल्ट्रासाउंड की कितनी स्पेसिफाई की हुई है कि शुरू से ही ट्विन्स को लेबल कर दो कि ट्विन 1 कौन सा है और ट्विन 2 कौन सा है। टू आंसर जी मैडम। तो टॉक इन टर्म्स ऑफ ट्विन 1 एंड ट्विन 2। आप बताओ कि मुझे ट्विन 1 का प्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे उसकी लाए चाहिए, मुझे उसका फिर बोल दो कि बायोमेट्री चाहिए जिसमें CPT ये वो चीजें चाहिए, ये CPT कह रही हूँ, ये BPT एंड बायोपराइटी और वो फीमेल सारा कुछ चाहिए। लेकिन स्टार्ट, और फिर उसके बाद जब आप बीबी का और एनी एनोमली इन द फीटस, फिर आप अमाउंट ऑफ लाइकर पूछो, क्योंकि ये मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक है। आपने तो वैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये नहीं पूछा एमनियोसिटी क्या है, हम तो मोनोकोरियोनिक मोनोकोएमनियोटिक है, सॉरी। आपने हालांकि बात मैं बार बार एम्फसाइज आपको करी थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सारे में। उसके बाद आपने यार इवन मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक का भी हो तो आपने उसको उस तरीके से लेके जाना है। अच्छा, उसके बाद आपने जब आगे चलना है क्या कहते हैं, जब अब रिसेंट वाले स्कैन में फीटस को सारा पूरा कवर करना है, फिर लाइकर को, उसके बाद आपने सेकंड ट्विन की बात शुरू करनी है। सेकंड ट्विन में फिर आपने पूछना है कि सेकंड ट्विन की प्रेजेंटेशन क्या है, लाई क्या है, उसका वेट कितना है, उसका लाइकर, एनॉमलीज, डिटेल्ड एनॉमलीज के 2 एनॉमलीज दे दिए तो बाकी और कोई एनॉमली तो नहीं है। और फिर उसके बाद आपने उसका सारा कुछ, और फिर प्लेसेंटा।
प्लेसेंटा लोकलाइजेशन इज यस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट। उसके बाद और फिर बिकॉज ऑफ इन दोनों में जो फर्क आ रहा है, तो आपने इसका इवन मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर भी आप मांग सकते हो बेबीज का। आप एसडी रेशो के अलावा ये चीजें भी मांग सकते हो। तो आपने ये पल्सेटिलिटी इंडेक्स एमसीए का कर सकते हो। तो आप मतलब आपने तो किसी चीज को लिफ्ट ही नहीं कराई, आपने एकदम से बोलना शुरू कर दिया बीपीडी चाहिए वो। हालांकि किसका बीपीडी चाहिए? दो ट्विंस, दो बच्चे हैं ना अंदर। तो प्लीज इस तरह बात ना करो जो शायद एक फिजिशियन या सर्जन एक पेशेंट का ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन मांग रहा हो। जी इट मैडम। शुड बी एन ऑब्स्टेट्रिशियन आस्किंग फॉर एन ऑब्स्टेट्रिकल स्कैन, इट हैज टू बी लाइक दैट। ठीक है, तो ये फर्क बहुत जरूरी है। अपना स्कैन मांगने का स्टाइल और इन्वेस्टिगेशन सारी ठीक करनी है। मैम और थोड़ा एक चीज की समझ नहीं आती है, कंप्यूटराइज्ड सीटीजी क्या है और कुछ नहीं है, कंप्यूटराइज्ड। ये मरीजों के बोलने वाली बातें, जैसे कहते हैं ना हमें कंप्यूटराइज टांके लगाए। अच्छा अच्छा छोड़ दो इन बातों को। अच्छा आगे चले। सो इन्वेस्टिगेशंस पे मैं और करी थी आपके। और ठीक है, क्यूरियोसिटी का आपने पीआईएच प्रोफाइल ठीक मांग लिया समहाउ। ओके यस, वी डोंट नो शी इज अ पेशेंट ऑफ क्रॉनिक हाइपरटेंशन और पीआईएच, सो यू कैन आस्क के मुझे पता नहीं है, तो आप फंडोस्कोपी भी इवन मांग सकते हो। लेकिन इस पेशेंट में ईसीजी मांगनी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से भी। मैम इसमें और यूरिक एसिड मांगना है, यूरिक एसिड। हाँ मांगना है ना, वो पीआईएच मांग लिया था मैंने। अच्छा उसके अलावा आपने बेबी की हार्ट की का मसला आया हुआ है। यू कैन आस्क के क्या कोई, हमने बात की एनटी की, पेशेंट तो कही जा रही है मैं कभी हॉस्पिटल नहीं गई, बट यू कैन आस्क के मल्टीपल एनोमलीज हैं, क्या पता किसी डॉक्टर ने पेशेंट को ऑफर की हो या बात हुई हो अबाउट द कैरियोटाइपिंग। एंड ऑल्सो ताकि एग्जैक्ट हमें एनोमली का पता हो या कोई और अल्ट्रासाउंड हो जिसपे कोई सिंड्रोम ही दिया हो बेबी का, वी नीड टू नो कि क्या है। और इफ नॉट तो मे बी फीटल एको की एडवाइस हो, बिकॉज कार्डियक एनोमली मैंने उसमें कर दी। अगर आप इस बारे में भी बात कर लो तो कोई हर्ज नहीं होगी। तो मैडम ठीक है, 32 वीक्स पे फीटल एको कर सकती हूँ? जैसे ये कहते हैं कि 26 हफ्ते का मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है, 26 से 28 वीक्स तक आप कर लें, फिर उसके बाद ये कौन कहता है? ये हम जब ट्रेनिंग में होते थे हम एफआईसी से करते थे ना, तो मैडम कहती थी कि उसके बाद फिर आउटर ट्रैक कहती थी कि इतना अच्छा एनाटॉमी का नहीं पता चल जाता, तो हम उनकी पहली एको 24 डिफरेंट चीज है, कार्डियक स्कैन डिफरेंट चीज है। फीटल एको की मैडम बात करी हूँ। फीटल एको में आप टर्म तक भी ले जाके करते हो पेशेंट किसी, कई दफा जब आपने सीरियल फीटल एकोस करनी होती है तो इवन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी की जाती है, ताकि आपको बर्थ के वक्त पता हो बच्चे का क्या स्टेटस, जिसमें वाकई इंडिकेटेड होती है। ठीक है ना, जो एको करते हैं ना फीटल एको वाले जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग स्पेशलिटी होती है उनकी। जी मैडम। ठीक है, सो दे कैन मैनेज इट। ये कहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं, कहीं लिखा नहीं हुआ कि कहाँ किस वक्त क्या करना है। ठीक है, सो जिसमें जरूरत होती है उसमें आप थर्ड ट्राइमेस्टर में भी जाके करते। सो फाइन, लेट्स मैनेज हर। चलो आगे बताओ, हाउ विल यू मैनेज? Madam, before proceeding to management, I wanted to ask that is the obstetrical scan that was done is done by obstetrician or by classified radiologist or not before proceeding to my management? नहीं ऐसे ना बात करो ना, देखो जो स्कैन आपको वहां दिया जा रहा है वो ठीक है, एक्सेप्ट के यू नीड अनदर ओपिनियन। आपको पता होना चाहिए सेकंड ओपिनियन किस में लेनी है। हम किसी को यहाँ क्लासिफाई करने नहीं बैठे हुए कि कोई क्वालिफाइड बंदा है या नहीं है। जो स्कैन दे दिया, जो चीजें नहीं है आपके पास आस्क फॉर देम। मैडम क्या ना पूछना चाह रही हूँ कि रिप्यूटेबल सोर्स यू आर नो, बट नहीं हमने नहीं पूछा क्या रिसोर्स है क्या नहीं। ठीक है हमें जो मैडम। एग्जामिनर दे रहा है वो ठीक है, ठीक है ना। अब वो तो ठीक है, लेकिन यू शुड नो एग्जैक्टली कि वेदर आपने इसकी वो करानी है मजीद, आपने आपने इसकी और सेकंड ओपिनियन लेनी है या नहीं लेनी, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपने सेकंड ओपिनियन किस में लेनी है। चलो अब बताओ क्या चाहिए before आपने मैंने एसोफेजियल एट्रेजिया और कार्डियक डिफेक्ट बताया था ना? एसोफेजियल डिफेक्ट बोला था, सम एसोफेजियल एसोफेजियल डिफेक्ट बोला था, ठीक है मैडम। सो I will counsel my provisional diagnosis about my patient is that she has multiple gestation with anemia and PIH. I will counsel my patient about the risk associated with the multiple gestation and it's associated with anemia as well as the PIH by informing her the complications of maternal as well as fetal.
maternal complication that she might likely to develop a preeclampsia, and there is a risk of PPH as well as instrumental vaginal delivery and cesarean section. And the fetal complication that there is increased risk of anomalies as well as fetal growth restriction and preterm delivery and IUD and stillbirth. Then I will counsel the family. I will admit my patient as her HB is 7, and I will take input from my senior colleagues, including the senior obstetrician as well as radiologist, hematologist, pediatrician, and pediatric surgeon or fetal medicine specialist. And then I will counsel my patient about the scan findings of a second twin is showing a certain kind of anomaly, but however, we will try to confirm it by involving we will try to repeat the scan. There is a certain kind of anomaly that is a esophageal defect and a cardiac anomaly. So there are certain conditions in which the esophageal or cardiac defects that may be associated with the chromosomal abnormalities that is most probably a Down syndrome, or in 30 to 50% risk of that it may be. So by following the principle of breaking bad news, I will counsel my patient. Then my patient HB is 7. So I will, as she is at 32 weeks of gestation, so I will calculate her HB deficit according to Genzoni formula. That is the patient Genzoni formula. That is the actual HB minus patient HB into weight of my patient into 2.21 plus 500. So it is about 12 impuls. So I will transfuse this parenteral iron to my patient on alternate days. In the meanwhile, I will also counsel her about a dietary modification by increasing her by counseling her about the diet that is meat and egg intake, as well as fresh fruits, as well as vegetables. And at 32 weeks of gestation, I will ask my patient that she has to arrange blood as well, because if arrange blood, because the multiple gestation with these too much risk factors that is associated with the increased risk of PPH if she landed in emergency. Then at 34 weeks of this, once my patient, as my patient is a hypertensive and she is taking tablet Altomate for tablet methyl dopa for it, so I will also do her urine dipstick proteinuria as well as 4-hour early BP record. And once I will check her symptoms for the headache as well as the blurring of the vision. So if my patient is not develop any type of symptoms, then I will continue this medication with it. And once my patient is stabilized, then I will, once her HB is, once my patient's symptoms is relieved, including related to the anemia as well as her BP, then I will discharge my patient, and then I will follow her on a weekly basis with her daily BP record at home. And at 34 weeks of gestation, once my patient presented to me, then I will also, at 32 weeks, I mentioned that I will also arrange meeting with a pediatric surgeon regarding the twin 2 scan, so that my patient also know about her husband as well as she just know about this anomaly of the twin 2. So that she know about, so that the pediatric surgeon and the pediatrician, not the pediatric surgeon, but the pediatrician can counsel her about this anomaly in a very better way as far as survival related to it. Then after at 34 weeks of gestation, I will do her anesthesia assessment of my patient as well. And so I will try to prolong her pregnancy near the term. So once my patient came, and I will, once my patient presented in a spontaneous onset of labor, then during her labor, I will provide her one-to-one care. And as my patient is already previously counseled when she was admitted at 32 weeks that her delivery will be conducted in the tertiary care hospital. ठीक है, अभी मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं. यू आर डूइंग गुड. अच्छा था. इट वाज द होल, अभी तक जितना सारा चला उसमें से सबसे बेहतर आपकी मैनेजमेंट ही थी एक्चुअली.
So you somehow covered each and every aspect related to the patient. बस ये है कि जब आप मैनेजमेंट स्टार्ट करने लगो तो आप ये कहो कि आई वुड लाइक टू कंप्लीट माई इन्वेस्टिगेशंस बिफोर गोइंग हेड, तो ठीक है somehow पूरी थी, लेकिन आप ने कभी भी स्कैन की क्वालिफिकेशन नहीं मांगनी, उससे बेहतर है। बिकॉज जब भी दो चीजें, जब भी आपको एनॉमली आ जाए स्कैन पे, चाहे वो सीनियर अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट ने भी किया हो या जिसने भी किया हो, आपने सेकेंड ओपिनियन लेनी है। चाहे आईयूडी हो, हम हमेशा एक और अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। सो ये दो चीजें बेहतर है, अगर आपको पता होना चाहिए अपने सेकंड किस में मांग लेना है। और चलो सेकंड में भी एनॉमलीज आ गई, कोई देयर इज अ सस्पिशन दैट मल्टीपल एनॉमलीज, आई नेवर से कि डाउन सिंड्रोम है या क्या है, बस मल्टीपल एनॉमलीज है, इतना ही बताओ। द रेस्ट आपका सारी स्पीच अच्छी थी कि आपने मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वॉल्व किया, आपने सारा उनको करके इवन पेशेंट की मीटिंग करा दी विद योर पीडियाट्रिशियन एंड ऑल, व्हिच इज वेरी गुड। सो यस, उसके अलावा आपने पेशेंट को ये काउंसिल करना है जो आप उसको एक तरफ मूवमेंट कम हो रही है, एक बेबी की मूवमेंट भी कम है, एक बेबी की ग्रोथ भी कम है। वो इसलिए कम नहीं है कि प्लेसेंटा अफेक्ट हुआ है, वो इसलिए कम है क्योंकि बेबी एनॉमलस है। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जो दूसरा ट्विन है वो ठीक है, बिकॉज प्लेसेंटा ठीक है। इट इज द सेकेंड ट्विन जो कि एनॉमलस है, इस वजह से उसका यूजीआर डेवलप हुआ है और उसका साथ में एनॉमलीज आई हैं। So, as far as the second twin is alive, so there are more chances that twin one will remain fine. Instead, अगर second twin की IUD हो जाती है तो फिर first twin को मसाइल हो सकते हैं, बट अगर second twin alive रहता है तो things will go fine for the first twin. So आपने सबसे पहले पेशेंट को बताना है कि एक बेबी तो बिल्कुल ठीक है, गुड न्यूज इज दैट one twin is fine, but yes, bad news is that the second twin is not good. उसका प्रोग्नोसिस भी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि उसको सिंगल एनॉमली नहीं है, उसको मोर देन वन एनॉमली है। और नॉर्मली व्हेन देयर इज मोर देन वन एनॉमली, अगर वो सिंगल बेबी होता और अर्ली प्रेजेंट की होती तो इवन टर्मिनेशन एडवाइस होती, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है, एक ट्विन नॉर्मल है, तो ये टर्मिनेशन तो खैर अर्ली भी ना होती और अभी तो खैर वैसे ही आगे निकला है। सो ये चीज। उसके बाद आपने अनीमिया देखो, 7 HB है, अगर ये सिंगल प्रेगनेंसी होती और हम 32 वीक्स पे होते, 8 वीक्स होता चलो और एसिम्टोमेटिक होती तो आईवी आयरन काम कर जाती। ये ट्विन प्रेगनेंसी है और सिम्टोमेटिक है, एक ब्लड लगाना तो बनता है एक पैक से। अगर ये एसिम्टोमेटिक होती और ट्विन होती और 7 होती तो भी मैं कहती कि एक पैक सेल लगता, इवन एसिम्टोमेटिक पे। उसकी वजह ये है क्योंकि ये प्रीटर्म लेबर में जा सकती है। अगर 7 HP के साथ ये विथ ट्विन प्रेगनेंसी प्रीटर्म लेबर में चली जाएगी तो बहुत ज्यादा पीपीएच का चांस है, और 7 HP पे आप एकदम से कितनी ट्रांसफ्यूजन करोगे लेबर में। सो इट्स बेटर कि आप उसको ये करो, आप उसका एक ब्लड तो लगाओ ताकि एटलीस्ट 8 हो, और हर वक्त 2 या 3 ब्लड इन हैंड या क्रॉस मैच रखो टिल उसका HB ठीक हो, या एटलीस्ट डोनर्स अवेलेबल हो। सो शी इज ट्विन प्रेगनेंसी, ये तो है भी सिम्टोमेटिक, तो एक ब्लड तो लगाना वैसे ही बनता था। उसके बाद चाहे आईवी आयरन दो या ओरल दे दो और फिर आगे लेके चलो, लेकिन बोलो कि मैं टारगेट HB इज एटलीस्ट मोर देन 10 इन दिस पेशेंट ऑल द टाइम्स। तो मैंने 7 से 8 तो कर दी ब्लड लगा के, पैक्सन लगा के, उसके बाद मैंने आईवी आयरन दिया और फिर मैंने ओरल पे रखा। इसको हमने डिफरेंटली ट्रीट करना है, एज अ सिंगल प्रेगनेंसी से डिफरेंटली ट्रीट करना है। उसके बाद आ गया टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी। टाइम क्या होगा डिलीवरी का सानिया? मैडम स्टेरॉइड कवर विल बी गिवन टू माय पेशेंट उसी वक्त 32 वीक्स पे दे देंगे। 32 वीक्स पे कर लूंगी ना। तो मैडम प्रेफरेबली एज इट इज अ मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसी विद एडेड रिस्क फैक्टर, माय टारगेट इज कि मैं इसको 36 to 37 वीक्स ऑफ स्टेशन पे डिलीवर करा लूं। ठीक है, She has anemia and she has a one anomalous twin, and on and off she has a decreased fetal movement. 30, yes madam. So 36 to 37 weeks ऐसे मोनोकोरियोनिसिटी गाइडलाइन में यही है कि 36 पे करें, लेकिन I will deliver this patient at 36, between 36 to 37 weeks of gestation with the steroid cover, and making all the arrangements for her labor by involving by ensuring the presence of neonatologist and pediatrician at the time of her delivery, by ready my OT as a backup plan, as well as providing her one-to-wear care and be vigilant for her PPH as well. Mode of delivery क्या होगी? Mode of delivery will be, madam, SVDs, that is normal vaginal delivery for the twin one, and that will be delivered in a customary manner. And for the second twin, then I will look for that if baby is cephalic, I will also deliver it
Madam, normally, but the time elapsed between the two twins should not be greater than 30 minutes. Like the second twin, madam, which should be delivered within 30 minutes. Good, बिल्कुल And ठीक है। madam, like for example, if like अगर ये वैसे ऑप्शन ही मैडम बता रही हूँ कि अगर सेकंड बेबी अगर ब्रीच हो जाता है तो उसमें मैडम फिर अगर एनॉमलीज में अगर इम्फेलोसील फॉर एग्जांपल, मैडम ऐसे ही पूछ रही हूँ मैं आपसे कि लाइक अगर इम्फेलोसील होता है या गैस्ट्रोसिकीसिस होता है मैडम, तो जो सेकंड ट्विन होता है उसको मैं फिर नॉर्मली डिलीवर कराऊंगी ना, मतलब जो भी हाँ, नॉर्मल सेकंड वो ट्विन, ऑब्स्टेट्रिकल इंडिकेशन नहीं है फॉर सिजेरियन सेक्शन। लेकिन अगर फर्स्ट ट्विन में सपोज अगर इस तरह एनॉमली होती तो फिर तो मैडम उसका सिजेरियन बनता था ना, या नहीं उसको भी फिर नॉर्मली डिलीवर कर लूंगी अगर यही नॉर्मल प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विन पे डिपेंड करता है। अगर प्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ट्विन इसके पहले, तो फिर फेलोसील गैस्ट्रोसाइसिस इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है मैडम। हाउएवर अगर सेकंड ट्विन IUGR है बिकॉज ऑफ प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, चाहे ये डाइकोरियोनिक भी होता और कहीं प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी का एलिमेंट होता तो फिर हम सिजेरियन करते हैं। ठीक है मैम अगर मैडम ये जो मोनोकोरियोनिक और मोनोएमनियोटिक ट्विंस हैं मैडम, उनको मतलब 34 वीक्स पे 34 वीक्स पे कहती है ना गाइडलाइन। मोनोकोरियोनिक तो मोनो एमनियोटिक को 32 वीक्स पे बल्कि कहा हुआ है, लेकिन आप कह सकते हो कि गाइडलाइन 32 वीक्स पे कहती हैं बिकॉज ऑफ इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशंस एंड आल्सो यूट्रस के अंदर इन यूट्रो जो इनकी कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं मोनोएमनियोटिक में, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर नर्सरी एंड ऑल तो फिर ये क्या मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक को आप 36 तक ना भी लेके जाओ, फिर आप 34 या 35 पे प्लान कर लेते हो कंसिडरिंग। मैडम इसको फिर हम ऐसे जस्टिफाई करते हुए एग्जाम में बोलेंगे ना, हाँ, मतलब कि गाइडलाइंस। लेकिन अगर डायमनियोटिक है फिर वो 36 तक जाएगा। मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक 36 तक जाएगा, डायमनियोटिक डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक 37 पे, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक 36 पे और ट्रिपलेट 35 पे और मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक 32 पे लिखा हुआ है, लेकिन हम मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक को 34 या 35 तक ले जाएंगे। मैडम मोड ऑफ डिलीवरी में हम लोग ये देखेंगे कि जो IUGR बेबी है वो नॉर्मल है या एनोमलस है। अगर एनोमलस बेबी IUGR है तो फिर तो हमें सिजेरियन करने की जरूरत नहीं है। अगर एनोमलस बेबी डाइकोरियोनिक है और IUGR है, यानी कि डाइकोरियोनिक और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, एक प्लेसेंटा आपका ठीक है और एक बेबी बिल्कुल नॉर्मल है, दूसरा प्लेसेंटा में ST रेशियो ज्यादा है और वो IUGR है और वो एनोमलस है, तो अगर तो पुअर प्रोग्नोसिस वाली एनोमलीज है तो आप फिर भी कंसिडर कर सकते हो नॉर्मल डिलीवरी, बट पेशेंट को काउंसल करोगे कि जो एनोमलस बेबी है फिर उसके IUD के या इंट्रापार्टम डेथ के चांसेस ज्यादा है, लेकिन उसका प्रोग्नोसिस पहले ही बुरा था। लेकिन ऐसा केस जैसा कि ये वाला था जिसके अंदर आफ्टर बर्थ कुछ ट्रीटेबल कंडीशन है, तो बेहतर है कि फिर आप सिजेरियन सेक्शन करो, फिर आप सेकंड ट्विन की भी लाइफ को रिस्क पे नहीं लेते हो अगर वो ट्रीटेबल है। जब रिसेंट ऑफ स्कैन का पूछेंगे तो उसमें हम लोग ये डिटेल पूछेंगे कि जो एनोमलस बेबी है उसके डॉपलर्स कैसे हैं और जो मतलब कि हम लोग बिल्कुल, एनोमलस। अगर वो डाइकोरियोनिक है, मोनोकोरियोनिक का तो प्लेसेंटा ही एक होगा ना, अगर वो डाइकोरियोनिक है तो फिर वो अच्छा, ये भी बड़ी रेयर चांस है। देखो मेरी बात सुनो, अगर वो मोनोकोरियोनिक है तो एक ट्विन एनोमलस होना, देखो जेनेटिक मेकअप तो दोनों का एक होना चाहिए ना, ये आप में से किसी ने सवाल ही किया मेरे से, तो फिर एक एनोमलस कैसे निकल आया सारा? मोनोजाइगोसिटी और डाइजाइगोसिटी की जो बात करते हैं ना मैडम इसमें जी, तो फिर उसके अंदर इट इज वेरी वेरी रेयर। तो नॉर्मली अगर एक ट्विन मोनोकोरियोनिक के अंदर एनोमलस होता है तो वो प्लेसेंटल कॉम्प्लिकेशन ही होती है, वो जेनेटिक नहीं होती। मैडम ये जो आपने सिनेरियो बताया, शी वाज प्रीवियस स्कार? नहीं, SVD प्रीवियस कार में तो फिर सिजेरियन इज बेटर ना, मतलब वो तो फिर आपको जहां पर दो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस मिल जाए तो फिर तो वो फिर एक बन जाती है सिजेरियन के लिए। सो आप ये भी बहस कर सकते हो एग्जामिनर के साथ कि शी इज मोनोकोरियोनिक, वन ट्विन इज नॉर्मल, वन इज नॉट नॉर्मल, विच इज वेरी लेस लाइकली बिकॉज मोनोकोरियोनिक के अंदर जेनेटिक मेकअप इज सेम। ये तो डाइकोरियोनिक में मैडम होगा ना, डाइकोरियोनिक में फिर जेनेटिक आएंगी, लेकिन हम तो अभी मोनोकोरियोनिक वाला केस कर रहे हैं ना। हाँ, लेकिन मोनोकोरियोनिक में तो नहीं आ सकती। तो अगर एक IUGR आ जाए या एक का वेट कम आए, दूसरे का ज्यादा है मोनोकोरियोनिक में, या किसी की एक एनोमली है, तो फिर दूसरे ट्विन की कंप्लीट इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। और अगर वेट डिफरेंस आ रहा है तो उसके अंदर फिर जेनेटिक
प्रॉब्लम से ज्यादा मसला आता है प्लेसेंटल प्रॉब्लम, यानी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या TAPS जो है उसके सब का। लेकिन चलो एक हमने अगर विद ट्विन विद वन एनॉमली, देखो ट्विन के अंदर 2-3 चीजें जल्दी से मैं समराइज कर लेती हूँ, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। एक तो कोरियोनिसिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर ट्विन विद एनॉमलस है, डाइकोरियोनिक है, तो आप यस कीपिंग द अदर ट्विन अलाइव, दूसरा ट्विन ठीक है, बेशक वो एनॉमलस है लेकिन वो अलाइव रहे, तो आपने एक जो नॉर्मल ट्विन है उसको तो टर्म तक लेके जाना है ना, फिर आपने डिलीवरी करनी है, और फिर डिलीवरी के बाद हम एनॉमलस ट्विन को देखते हैं। अब एनॉमलस ट्विन में भी डिपेंड करेगा इन डाइकोरियोनिक कि उसका प्रोग्नोसिस क्या है, अकॉर्डिंगली आप उसकी मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करोगे। अगर मोनोकोरियोनिक है और उसके अंदर एक एनॉमलस आता है, तो मोस्टली मोनोकोरियोनिक में एक एनॉमलस जो है वो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी के बजाय वो ज्यादा प्लेसेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है, जैसे ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या उसकी वजह से, फिर आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करोगे। और अगर आ जाता है सिमिलरली जाइगोसिटी, तो आपको अगर शुरू में मोनोकोरियोनिक नहीं पता चला या डाइकोरियोनिक ने कोरियोनिसिटी का नहीं पता चला, तो आपको जेंडर ऑफ ट्विन से भी लेटर ऑन अंदाजा हो सकता है कि क्या कोरियोनिसिटी है, तो आप इस तरीके से फिर चल सकते हो। ठीक है, सो कोरियोनिसिटी इज इम्पोर्टेंट। डाइकोरियोनिक है तो रिलेटिवली आसान है, उसके अंदर फिर आपने अगर वो एक एनॉमलस भी है तो दूसरा नॉर्मल है, और एक एनॉमलस का पुअर प्रोग्नोसिस है, तो जाहिर है हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करते। अगर एक ट्विन का IUD हो जाता है, तो मोनोकोरियोनिक में विद वन IUD देयर आर मोर चांसेस के 15 to 20% चांस होता है कि मोनोकोरियोनिक में दूसरे ट्विन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का पल्सेटिलिटी इंडेक्स भी साथ साथ चेक करते हैं दूसरे ट्विन का भी। और इसी तरह अगर आपका डाइकोरियोनिक में 1 IUD हो जाए, तो फिर आप उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल से फॉलो करते हो। मैडम जी, पूछना है कि जो एक जो सेकंड वाला ट्विन अगर हमारे पास उसकी फीटल हार्ट रेट खराब हो जाती है ना, तो उसमें मैडम हम इंटरनल पोडालिक एक्सटर्नल केफालिक वर्जन का कोई कॉन्सेप्ट है मैडम सेकंड ट्विन में ट्विन या की नहीं? डिलीवरी में अगर पहला ट्विन केफेलिक है तो ट्विन्स डिलीवर हो सकते हैं, कंसीडरिंग देयर इज नो अदर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। फर्स्ट ट्विन को आपने केफेलिक डिलीवर कर देना है, इवन आप इंडक्शन ऑफ लेबर भी कर सकते हो उसमें। पहला ट्विन नॉर्मल डिलीवर हो गया, सेकंड ट्विन की आपने प्रेजेंटेशन को चेक करना है। सेकंड ट्विन की अगर तो केफेलिक है तो फिर तो वो आराम से डिलीवर हो जाएगा। अगर वो केफेलिक नहीं है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, तो फिर आप एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करते हो। विद इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेकंड ट्विन आपने एक्सटर्नल केफेलिक वर्जन करनी है। जब हेड नीचे आएगा तो आप मेम्ब्रेन्स रप्चर करोगे, इवन आप हाई वैक्यूम भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर पेन्स के साथ उसे आप फिर डिलीवर कर दोगे। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड है सेकंड ट्विन की और वो केफेलिक नहीं है, तो फिर आप इंटरनल पोडालिक वर्जन करते हो और फिर एज ब्रीच एक्सट्रैक्शन करते हो ट्विन की। इसमें कोई मैडम फीचर एक बस लास्ट क्वेश्चन है मैडम प्लीज, कि मैडम जो मोनोक्रोनिक डायमोटिक ट्विंस की जो है ट्रीटमेंट है मतलब जब हम उसे ट्रीट करते हैं तो वो ट्रैप और वो जो टैप मतलब हो जाता है ना ट्विन रिवर्स आर्टीरियल, मैडम उनकी क्या ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट उनको उसकी कब तो वो डिलीवर कराना है? थ्योरेटिकल आपको याद होनी चाहिए। हमारे कंट्री में तो इट्स नॉट अवेलेबल, ये जो एब्लेजन करते हैं और वो सारा कुछ, वो फिर आपको थ्योरेटिकली आना चाहिए, एंड देन यू मॉनिटर द पेशेंट। मैडम ये सेकंड ट्विन के बारे में है ना, इस तरह भी आपने बात की कि मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट और पिटल हार्ट्स ठीक है तो हम ICV करेंगे, और पिटल हार्ट्स खराब हुए मेम्ब्रेन्स एब्सेंट हो फिर IPV। तो मैडम हम लोग कॉमनली लेबर रूम में प्रोटोकॉल तो ये फॉलो करते हैं ना कि हम तो ज्यादा IPV करते हैं, ECV की तरफ नहीं जाते, और ना हमारे पास लेबर रूम में स्कैन। अच्छा, वैसे बुक्स कहती हैं ECV इज बेटर, आप तो सही कह रहे हो, मैडम इंटरनल पेडालिक वर्जन मैडम की। हम लोग एग्जामिनर हम लोग IPV ऐसे बताएंगे, बता, ECV वो बताएंगे जो हम करते हैं, या वो बताएंगे जो किताब कह रही है? जो क्योंकि एक दफा करते मैं हो वो भी एक ठीक है, कंसल्टेंट के साथ जो आप बैठी थी तो करते मैंने कहा हो, तो करते हो वो बताया करो। जो करते हो वो गलत नहीं करते, आप वो बताओ। इंटरनल पेडालिक वर्जन इज अ वेरी गुड एंड सक्सेसफुल मेथड ऑफ तो डिलीवरिंग मैडम वो जो हमें हमें MCQs में जब हम प्रिपरेशन बट यू करते थे शुड तो नो द उसमें अदर मैडम आ मेथड जाता आल्सो। था उसमें मैडम आ जाता था कि अगर फीटल हार्ट रेट आपकी ठीक है तो आप ECV करें, और अगर खराब है तो आप जाके IPV कर लें। ECV is better if membranes are intact, but again इसमें skills depend करते हैं कि आपके अपने कितने skills हैं। देखो जहाँ पे skills की बात आती है फिर वो चीज बेहतर हो जाती है जिसमें आपके skills बेहतर हैं। जिसमें skills नहीं है वो चीज करने बैठ जाओगे तो फिर तो ज्यादा देर भी हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन भी होगी ना। लेकिन पता होना चाहिए कि बेटर इज ECV विद और इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स में तो होगी ECV ना। इंटरनल पेडालिक वर्जन आप इंटैक्ट मेम्ब्रेन्स के साथ नहीं कर सकते। जी मैडम, ठीक है ना। So no concept of madam fetal heart rate. It depends upon राफ्या का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से, फिर क्लास खत्म। जी राफ्या। मैम आपने बताया कि अगर एक ट्विन IUD हो मोनोकोरियोनिक में तो उसकी न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी के लिए मैम मॉनिटरिंग किस चीज से करेंगे? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का पल्सेटिलिटी इंडेक्स।
मिडिल Thank सेरेब्रल you, ma'am. आर्टरी डॉपलर कहते हैं उसको। ठीक है, चलो गुड, ओके।